एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। मेरा नाम कनिका है और हम यहाँ आपको HPSET लाइफ साइंसेज पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करवा रहे हैं। तो हम सेल बायोलॉजी कर रहे थे बेटा। सेल बायोलॉजी में हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे। लास्ट जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था दैट वाज सेल ऑर्गेनल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, आगे कुछ और टॉपिक्स बचे हैं सेल बायो के, वो एक एक या दो लेक्चर्स में हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स को अब डेली कवर करते जाएंगे। जितने लेंथी टॉपिक्स थे वो हमने आपके यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। सो आज हम न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियस हम सबको पता है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। जर्नी सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो जो है सेल की सारी जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज हम इसमें देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसमें से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखेंगे हम। न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल देखेंगे और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे जो मेजर पार्ट ऑफ हमारे न्यूक्लियस है। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले न्यूक्लियस का एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखना है। ठीक है, एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सिमिलर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियस के साथ ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस होती है और प्रोटीन के लिए जो बेसिक RNA हमारा आता है वो बेटा न्यूक्लियस से ही निकल के आता है। तो अब न्यूक्लियस में कोई चीज़ इन एंड आउट कैसे होगी, तो ये होती है थ्रू NPCs जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ही हमारा इन एंड आउट ऑफ मटीरियल होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस के कोने कोने में पेरीफ्री में हमारे न्यूक्लियर लेमिन्स होते हैं। ये न्यूक्लियर लेमिन्स हमने एज ए एग्जांपल पढ़े थे इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था। ठीक है, तो ये हमारे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के और न्यूक्लियर लेमिन हमारे वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। जनरली हम DNA की ही बात करेंगे, RNA बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमारा न्यूक्लियोलस का रीजन होता है और हमारा जो लिक्विड हमारा बेस होता है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मेम्ब्रेन है, चाहे आउटर मेम्ब्रेन है चाहे इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमारी लिपिड का कॉम्पोजिशन है वैसे इसका होता है। इसके अलावा जो लैमिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो लैमिन्स का क्या काम है, जो अंदर हमारे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं बेटा, ये अटैचमेंट साइट बनाते हैं क्रोमैटिन की, मतलब जो हमारा DNA का मटीरियल है उसकी अटैचमेंट होती है टू द जो न्यूक्लियर की पेरीफ्री में, इसके साथ बाइंड करते हैं और बाकी ये इसका स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना होता है। मतलब यहाँ पे आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह नहीं होता, ये प्रोटीन का बना होता है लेकिन परफेक्ट बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ऐसे कुछ ऐसा जैसे बास्केट होती है वैसे होती है। इसके अंदर 8 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें गिनेंगे 8 स्पोक्स होते हैं और इनके ऊपर साइटोप्लाज्मिक साइड में 8 जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म वाला साइड, मतलब एक साइटोप्लाज्म साइड होगा, एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस वाली साइड होगा। साइटोप्लाज्म वाली साइड आपका रैन गैप जो प्रोटीन है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये क्या है इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस वाली साइड आपका रैन GEF मतलब ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना है, गैप कौन सी साइड प्रेजेंट ज़्यादा होगा और GEF कौन सी ज़्यादा प्रेजेंट साइड होगा। इसके अलावा अब आपका मूवमेंट ऑफ मटेरियल कराना है, आपने प्रोटीन्स को इन एंड आउट करवाना है बिकॉज न्यूक्लियस को कुछ मटेरियल बाहर से चाहिए होगा और जो न्यूक्लियस खुद से RNAs बना रहा है या जो RNAs बना के बाहर भेज रहा है, प्रोटीन्स बना के बाहर भेज रहा है, उनको करवाने के लिए, मूवमेंट के लिए ये NPC यूज़ होता है। अब ये NPCs किसका बना होता है आपने याद रखना है, दिस इज़ रिच इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ FG रिपीट्स। अब ये FG रिपीट्स क्या है, इसमें फेनिलाइल एलेनिन और ग्लाइसिन भर भर के प्रेजेंट होता है। मतलब इसके सेंटर में फेनिलाइल एलेनिन और ग्लाइसिन भर भर के होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोफोबिक होता है जिसकी वजह से ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल हो जाता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स, हम सिग्नल्स भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, इनको हम NLS बोलते हैं अगर हम इन सिग्नल्स को पढ़ें। ठीक है, न्यूक्लियस में कोई चीज़ अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो हमारा जो प्रोटीन है या जो RNA है उसके ऊपर कौन सा सिग्नल जो है वो कैरी करते हैं, मतलब कौन सा वो पोस्टल एड्रेस कैरी करते हैं। 2 तरीके के सिग्नल होते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक होता है हमारा मोनोपार्टाइट सिग्नल, एक होता है बाईपार्टाइट।
ठीक है। जो मोनोपार्टाइट सिग्नल है बेटा, ये 7 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है और इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है, प्रोलीन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन वलीन, ठीक है। प्रोलीन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन वलीन, ठीक है। 7 अमीनो एसिड लॉन्ग होगा। और जो बाइपार्टेट सिग्नल होता है वो होता है लाइसिन लाइसिन और उसके बीच में कोई भी 10 अमीनो एसिड और उसके बाद लाइसिन आर्जिनिन। तो आप नोटिस करेंगे इन दोनों सिग्नल्स में आर्जिनिन और लाइसिन भर भर के प्रेजेंट होता है। ये दोनों पॉजिटिव जो है अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है जो NLS है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, इट इज़ रिच इन विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। आपके ऑप्शंस में आएंगे, आपने टिक क्या करना है, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे और अगर आपको ये याद होगा कि लाइसिन ज़्यादा होगा, आर्जिनिन ज़्यादा होगा, तो आप सिग्नल्स को आसानी से, सिग्नल वाले क्वेश्चंस को आप टैकल कर लेंगे। अब हम आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, कि न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का पार्ट देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो पास कर जाते हैं आपके नॉर्मल जो आपकी मेम्ब्रेन है उसे पास कर जाते हैं, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो उनको कैरियोफेरेंस की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से मूवमेंट करवाते हैं। ये हेल्पिंग प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, चाहे RNA के फॉर्म में है, ठीक है, उनकी मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है मतलब कैरियोफेरेंस को हम पढ़ेंगे, ये कैरियोफेरेंस होते हैं एक्सपोर्टिन्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये क्या है, दीज आर प्रोटीन्स। अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जानी है, तो ये एक्सपोर्टिन्स हेल्प करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल का नाम भी एक्सपोर्टिन ही है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आनी है तो वहाँ जो हमारे प्रोटीन्स हेल्प करवाते हैं उनको हम इम्पोर्टेंस, या उन कैरियोफेरेंस को हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है इम्पोर्टिन अल्फ़ा बीटा, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, दोनों बराबर करवाते हैं। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स होते हैं हमारे कार्गो के ऊपर। कार्गो क्या है, जिस चीज़ को हमने इन एंड आउट करवाना है, जो हमारा पार्सल है, ठीक है। अगर सेल से बाहर जाना है, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उसके ऊपर जो सिग्नल होगा उसको हम न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं या सिग्नल बोलते हैं। और अगर उसको अंदर आना है तो उसको हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या फिर न्यूक्लियर इंटरनलाइजेशन या इम्पोर्ट सिग्नल कहते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्ट में करवाता है। क्लियर? अब एक करके समझते हैं। पहले हम इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि अगर कोई चीज़, इम्पोर्टेंट क्या है कि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ आपने न्यूक्लियस के अंदर लेके आनी है, इंपोर्ट करनी है, अंदर लेके आनी है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बाहर मेरा जो mRNA है, जो प्रोटीन बन रहा है, उसके ऊपर NLS होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा या न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होगा। बाहर मेरा इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होता है IMP, ये इम्पोर्टेंट साथ में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, इम्पोर्टेंट अल्फ़ा बीटा प्रेजेंट होते हैं, ये इनके साथ बाइंड करते हैं और फिर ये थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से नहीं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये जैसे ही इसे बाइंड करता है, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। ये मेरा पार्सल है और ये मेरा पार्सल लेके जाने वाला व्हीकल है, ये मेरी डिलीवरी ऐप है, ठीक है। तो ये जो है इसको अंदर न्यूक्लियस में ले आती है। अब न्यूक्लियस के अंदर लेके आने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर RAN-GTP, ठीक है, RAN-GTP एक्ट करता है, ये प्रोटीन है, ये जिसकी वजह से इसके एक्ट करने पे कार्गो जो है, मेरा प्रोटीन रिलीज़ हो जाता है, मेरा वो mRNA रिलीज़ हो गया जो मुझे चाहिए था। और जो इम्पोर्टेंट है बेटा, RAN-GTP खुद उसे इम्पोर्टेंट के साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये इससे बाइंड करता है तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है अगर सारा ही अंदर आ गया तो बाहर क्या इम्पोर्टेंट बचेगा। तो इस इम्पोर्टेंट को हमें दोबारा से भिजवाना है, कार्गो तो पहुंच गया लेकिन इस इम्पोर्टेंट को हमें दोबारा से अब साइटोप्लाज्म में भेजना है। तो इसको हम दोबारा से इसको कैसे भेजते हैं, तो पहले ये RAN-GTP के साथ बाइंड करेगा और फिर उसके बाद जो एक्सपोर्टिन है, ठीक है, इसको भी अब इम्पोर्टेंट को बाहर ले जाने में भी एक्सपोर्टिन हेल्प करवाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट के साथ जो है, इम्पोर्टेंट RAN-GTP कॉम्प्लेक्स के साथ एक्सपोर्टिन बाइंड करता है और फिर जो ये एक्सपोर्टिन इसे बाहर ले जाता है और मेरा इम्पोर्टेंट जो है मेरा बाहर पहुंच गया, एक्सपोर्टिन फ्री हो गया और एक्सपोर्टिन दोबारा से मेरा अंदर आ जाता है, ठीक है। यही हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। फॉर्म्ड mRNA जिसके ऊपर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा, वो इम्पोर्टेंट के साथ बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स जो है मेरा NPC से
जो है एनपीसी के थ्रू अंदर आता है। और क्या हमने अभी क्या पढ़ा था कि इसमें किस किस की इंटरेक्शन होती है, इम्पोर्टिन की और जो एफजी सीक्वेंसेस हैं जो हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर एफजी सीक्वेंसेस फिनाइलएलानाइन और ग्लाइसिन भर भर के उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए अंदर आते हैं। और जैसे ही अंदर आते हैं इम्पोर्टिन जो है वो डिटैच हो जाता है इस कार्गो से, कार्गो फ्री हो जाता है और जो इम्पोर्टिन है वो रैन जीटीपी से बाइंड करता है और फिर वो क्या है एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड करते हैं और फिर एक्सपोर्टिन उनको हेल्प कराता है एक्सपोर्ट आउट करने में, बाहर लेके जाने में। ठीक है, एक चीज़ याद करनी है, रैन जीटीपी एक्ट्स एज अ फंक्शनल की टू रिलीज कार्गो इनसाइड। रैन जीटीपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यही जीटीपी मतलब ये एटीपी की जगह जीटीपी यूज़ करते हैं और ये वाला प्रोटीन आपकी हेल्प करवाता है इन एंड आउट ऑफ मटीरियल। ठीक है, यहाँ हमारे इंपोर्टेंस खत्म हुए। अब हम एक्सपोर्टेंस को देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हमने न्यूक्लियस से बाहर भेजनी है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजनी है, अगर हम उसको देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट जो वहाँ हुआ उसी की ऑपोजिट कहानी यहाँ चलेगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि मेरा जो mRNA है उसके ऊपर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होगा, उसके साथ मेरा जो है क्या बाइंड करेगा, मेरा एक्सपोर्टिन बाइंड करेगा और उसके ऊपर मेरा रैन जीटीपी बाइंड करेगा। ठीक है, रैन जीटीपी बाइंड करता है और फिर वो जो है बाहर चला जाता है, एक्सपोर्टिन उसको ले जाता है थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बाहर जाते ही मेरा mRNA फ्री हो जाता है, रैन जीटीपी लेकिन एनर्जी यूज़ करता है तो वो टूट के रैन जीडीपी बना देता है और रैन जीडीपी और जो मेरा एक्सपोर्टिन है वो फ्री हो जाता है। अब मेरे एक्सपोर्टिन को दोबारा अंदर आना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, अब ये टूट गए बाहर जाके, कॉम्प्लेक्स बाहर जाके टूट गए। रैन अब क्या चीज़ है, रैन जीडीपी बन गया, इसको मुझे रैन जीटीपी बनाना है। ठीक है, और दूसरा ये है जो मेरा एक्सपोर्टिन है, ये रेड ब्लू कलर का एक्सपोर्टिन है, इसे मुझे दोबारा अंदर लेके आना है। तो अब एक्सपोर्टिन को अंदर लेके आने के लिए कौन हेल्प कराता है, इम्पोर्टिन। ठीक है, इम्पोर्टिन अंदर लेके आ रहा है तो ये एक्सपोर्टिन को लेके अंदर आता है, रैन जीटीपी भी अंदर आता है और अंदर जाके हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि अंदर वाली साइड ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर ज़्यादा होता है, ये इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है और इसको दोबारा से रैन जीटीपी बना देता है फॉर दोबारा से यूज़। इसको अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने इम्पोर्टिन का पढ़ा एग्जैक्ट उसी का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सपोर्टिन में होगा। ठीक है, mRNA के ऊपर मेरा न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, वो रैन जीटीपी के साथ बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाते हैं थ्रू एक्सपोर्टिन। कॉम्प्लेक्स बाहर जाते ही mRNA मेरा अलग हो जाता है, एक्सपोर्टिन अलग हो जाता है। ठीक है, और वो इम्पोर्टिन से बाइंड करके दोबारा से सेल के अंदर आ जाता है फॉर रीयूज़। लेकिन जो रैन जीडीपी है उसके रिसेप्टर्स जो है बेटा वो मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं, वो उन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर से बाइंड करता है और वहाँ जाके ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जो है वो इस पर एक्ट करता है और उसको दोबारा से रैन जीटीपी को अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये रैन जीटीपी दोबारा से यूज़ करने के लिए लायक हो जाता है। तो क्या चीज़ याद रखनी है कि रैन जीटीपी बहुत हेल्प करवा रहा है, डायरेक्शनैलिटी, अंदर जाना है बाहर जाना है, मेन आपका जो प्रोटीन हेल्प करवा रहा है अपार्ट फ्रॉम योर कार्योफायरेंस, दैट इज़ योर रैन जीटीपी। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो गया। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ ली, अब हम न्यूक्लियर प्लाज्म को पढ़ते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है, जो भी मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मेरा सॉल्यूशन सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस लाइक प्रेजेंट है, जिसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म में ही हमारे बेसिक्स एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेट भी करता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। वो सब काम के लिए हमें जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सब हमारे न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर होते हैं। आपने न्यूक्लियर प्लाज्म का बस ये याद रखना है, ये हमारा ग्राउंड बेस होता है। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट मेजॉरिटी अब डीएनए ही होता है, आरएनए बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में है। तो आप जेनेटिक मटेरियल पढ़ें तो बस डीएनए को याद रखेंगे, इसको हम क्रोमैटिन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्रोमैटिन दो तरीके का है। जो हमारा डीएनए है ना बेटा, ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ 23 पेयर्स प्रेजेंट है, मतलब टोटल 46 प्रेजेंट है। अब ये जो क्रोमैटिन है, मतलब ये जो है डीएनए का पार्ट, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है यू क्रोमैटिन और एक होता है यू हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन वो है जो एक्टिव है, यू ए मतलब आपने एक्टिव रखना है, जो एक्टिव है, जो एक्टिव रहेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराएगा, क्योंकि डीएनए से ही आगे जाके आरएनए बन रहा है और आरएनए से ही आगे प्रोटीन बनता है। ठीक है,
तो ये एक्टिव रहेगा जो हमेशा एक्सप्रेस करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इट्स एन एक्टिव पार्ट। और हमारे डीएनए का काफ़ी पार्ट जो है यूक्रोमैटिन होता है। मेन बात आती है हेट्रोक्रोमैटिन, ये वो है जो एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, जो हमारा डीएनए है ना बेटा, उसका 99% जो पार्ट होता है डीएनए का वो नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग मतलब जो प्रोटीन नहीं बनाता, आगे आरएनए बनाने में हेल्प नहीं कराता है, मतलब वो बेफालतू का एक्स्ट्रा पड़ा होता है, उसी से हमारा हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट बनता है। और सिर्फ उसका 1% जो है वो हमारा यूक्रोमैटिन पार्ट बनाता है। मेजॉरिटी आपका हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट बनाता है, 1% ही है जो एक्टिव रहता है, जो एक्सप्रेस करता है। बाकी जो 99% है वो नॉन कोडिंग वाला रीजन है, तो उसका काम नहीं होता है। तो उसको हम एक्टिव रख के, उसको हम ऑन रख के क्या ही करें, एनर्जी ही जाएगी, हमारी बैटरी ही जाएगी। ठीक है, तो जल्दी वो बंद रहता है, वो वाला पार्ट हमेशा बंद रहता है, ऐसे 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 रहता है, और जो एक्टिव पार्ट है वो ऐसे ऐसे खुला रहता है। ठीक है, ताकि हमने एनर्जी बचानी है। हेट्रोक्रोमैटिन भी दो तरीके के हैं, एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव वो है जो टेम्परेरी है, ज़रूरत पड़ेगी तो ही खुलेगा, तो ही मतलब एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज वो बंद रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है बार बॉडी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर बार बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उनके क्रोमोसोम्स में, ये बार बॉडीज़ हैं, ये आगे डोसेज कंपनसेशन में हेल्प कराती हैं। अब ये डोसेज कंपनसेशन क्या है, इसे हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी करेंगे, तब ये पूरा टॉपिक डोसेज कंपनसेशन का पूरा आएगा। और कॉन्स्टिट्यूटिव वो है जो परमानेंटली, जिनका कोई काम नहीं है, बस डीएनए में प्रेजेंट है बट कोई काम नहीं है, पूरी उम्र बंद रहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन के रूप में रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं न्यूक्लियोलस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये वो रीजन है, हमारी जितने भी क्रोमैटिन है, लेट्स से 23 पेयर्स है ना बेटा, उसमें से कुछ जो डीएनएज होते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊँ वंस अगेन, ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसा कुछ मेरा क्रोमोसोम होता है, कुछ के एंड में अलग से एक सेकेंडरी क्रोमैटिन पार्ट बना होता है, ये जो है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये अलग से एंड में डीएनए क्रोमोसोम में हमारे क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है, सब क्रोमैटिन्स में नहीं होता, कुछ ही क्रोमैटिन्स में होता है। ठीक है, जो ये है, जो नॉर्मल सब में है, दैट इज योर प्राइमरी क्रोमैटिन, जिसमें ये डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैट डीएनए। ठीक है, जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो क्या करते हैं, वो सारे क्रोमैटिन लेट से वो एक अमॉर्फस सा रीजन बना लेते हैं जहाँ पे ये सैटेलाइट डीएनए इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सा रीजन बना लेते हैं, और उस अमॉर्फस रीजन को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही एक पार्ट है, मतलब ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये एक अपना अलग सा अमॉर्फस सा रीजन है, और इसमें क्या है, इसमें बस क्रोमैटिन के वो सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ आपने याद रखनी है, एक तो सैट डीएनए प्रेजेंट होता है, दो चीज़ें याद रखनी है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जितने एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स यहाँ बनते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, ये पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, होता क्या है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर जनरली मेनी टाइप्स के आरएनए होते हैं, हम ये पढ़ेंगे जब हम आई थिंक बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टाइप्स ऑफ आरएनए हम सारे पढ़ेंगे। तो मेजॉरिटी हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में बनता है, एमआरएनए डीएनए बनाता है। जो राइबोसोमल आरएनए है ना, उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है हमारा न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस वाले हिस्से में उसके मेजॉरिटी पार्ट के आरएनए वहाँ बनता है, कुछ एक पार्ट जो है आपका साइटोप्लाज्म में बनता है या डीएनए के थ्रू बनता है। ठीक है, तो रिच इन राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स बनेंगे राइबोसोमल आरएनए के, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए क्या मतलब, जो मेरा राइबोसोम बनेगा ना बेटा, वो भी प्रोटीन का बना है, और वो प्रोटीन कहाँ से आया है। ठीक है, स्टेप समझते हैं। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। राइबोसोम भी प्रोटीन का बना है, और वो प्रोटीन कहाँ से आया है, आरएनए से, उसका आरएनए राइबोसोमल आरएनए, पर वो कौन से डीएनए से आया है, वो आया है न्यूक्लियोलस वाले डीएनए वाले हिस्से से, सैट डीएनए वाले हिस्से से। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब दो चीज़ें मैंने बोल दी, तीसरी चीज़ है एक राइबोसोमल आरएनए, एक सैट डीएनए, तीसरा है आपने क्रोमोसोम्स नंबर याद रखने हैं। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर है, बट कौन कौन से क्रोमोसोम पे सैट डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो आपने याद रखने हैं। क्रोमोसोम 13, 14, 15, 20, 21। ठीक है, 13, 14, 15, 20, 21, इन 5 जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके हमारा न्यूक्लियोलस का रीजन बनाते हैं।
एक चीज़ और आपने जो है न्यूक्लियोलस का याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है कि राइबोसोम का मैं अभी बता के हटी कि राइबोसोम किसका बना हुआ है, आपका प्रोटीन्स का बना हुआ है, और वो जो राइबोसोम के आरएनए है, जो प्रोटीन को बनाने वाले आरएनए है, वो न्यूक्लियोलस से बनता है। तो जनरली हमारा जो राइबोसोम है वो 60S हमारे 2 हिस्सों में बनता है ना, एक 60S पार्ट होता है, एक 40S होता है, जो 80S हमारा राइबोसोम होता है। तो 60S जो होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है, 40S हमारा स्मॉलर सब यूनिट होता है। 60S का 45S वाला जो आरएनए है, ठीक है, जो 45S वाला जो हिस्सा है वो बनाता है, 65 के भी हिस्से होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन 45 हिस्सा वाला जो है वो कौन बनाता है, वो हमारा न्यूक्लियोलस वाला रीजन बनाता है। और जो 45 है ना बेटा, ये प्रिकर्सर होता है आगे के राइबोसोमल जो है sRNAs का, ठीक है। तो 60S का 28S 18S और 5.8S वाला जो हिस्सा है, इसको आपने लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस वाला रीजन बना रहा है। और 40S का 33S वाला जो हिस्सा है राइबोसोमल आरएनए का, वो ये बनाता है। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। 45 प्रिकर्सर होता है, 45 से ही आगे इसकी ट्रिमिंग होती है, 28S निकलता है, 18S निकलता है, 5.8S निकलता है। मॉलिक्यूलर बायो में हम ये जो S वाला जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। 40S का 33, बट ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने और याद रखनी है, कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं। मेजॉरिटी हमने सब कुछ न्यूक्लियस का देख लिया, ठीक है। एक होते हैं न्यूक्लियस स्पेकल्स। स्पेकल्स क्या करते हैं, एमआरएनए जो डीएनए ने बनाया है ना, डीएनए न्यूक्लियस में ही है, डीएनए ने जो एमआरएनए बनाया है उसकी स्प्लाइसिंग करवाते हैं। न्यूक्लियस स्पेकल्स ये होते हैं जो स्प्लाइसिंग कराते हैं। स्प्लाइसिंग क्या, कटिंग, ठीक है। एमआरएनए जो बन के आता है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें इंट्रोन्स और एक्सोन्स होते हैं। सिर्फ काम की कुछ एक हिस्सा होता है, बाकी बिना काम का हिस्सा होता है। जो बिना काम का हिस्सा है उस पर कैंची मारते हैं और उसकी स्प्लाइसिंग में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। एक होती है कैजल बॉडीज़। कैजल बॉडीज़ भी हमारी इसमें होती हैं। इसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, कैजल बॉडीज़ में बेटा कोइलिन करके एक प्रोटीन बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसमें आरएनपीज बहुत होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, मतलब राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, राइबोसोम के न्यूक्लियस में बनने वाले प्रोटीन्स। और याद रखना ये स्नर्प प्रोसेसिंग है, SNRPs, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग में हेल्प कराते हैं। अभी स्नर्प क्या है, ये हम डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। RNPs भी हम वहीं पढ़ेंगे, स्नर्प्स भी हम वहीं पढ़ेंगे। बस आपने अभी के लिए क्या याद रखना है कि कैजल बॉडीज़ जो है कोलिन होता है, उसमें RNPs होते हैं, और स्नर्प्स प्रोसेसिंग में, इसको SNRPs को हम शॉर्ट में स्नर्प प्रोसेसिंग में हेल्प करवाता है। तीसरा है हमारा PML बॉडी। PML बॉडी क्या है, लोकलाइजेशन कराती है आपकी ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर प्रोटीन्स, TF, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही मेरी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उसके जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रोवाइड करवा रहा है, आपकी PML बॉडी करवाती है। कुछ केसेस में, ठीक है, ये PML बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें चेंजेस, ये खराब हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। किसी बीमारी में, ल्यूकेमिया में, एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। उस केस में आपका PML बॉडी जो है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। इसके अलावा क्या मैंने बात बोली कि जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प कराते हैं, RNA बनाने में, DNA से RNA बनाने में हेल्प करवा रहे हैं, वहाँ ये हेल्प करवाते हैं। और क्रोमेटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स भी PML बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये भी न्यूक्लियस का एक हिस्सा होता है, ठीक है। मॉडिफाइंग एंजाइम्स लाइक HDAC, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बस आपने नाम मेजर याद रखने हैं, बहुत रटने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस का मेजर काम खत्म हो गया। मैंने फंक्शंस नहीं ऐड किए क्योंकि फंक्शन हम सबको पता है, DNA to RNA ट्रांसक्रिप्शन हर चीज़ को रेगुलेट करता है, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें। मेन ट्रांसपोर्ट, लोकलाइजेशन सिग्नल्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस में आपने क्रोमोसोम याद रखने हैं, SAT, RNA, जेनेटिक यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन आपने याद रखना है। एक्सपोर्टिन इम्पोर्टेंस कैसे काम करते हैं ये याद रखना है। बस इतना ही है न्यूक्लियस में, मेजर इतना ही है। कुछ एक हार्डली 4-5 चीज़ें याद करने वाली है, बाकी सब इजी ब्रीजी है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई डाउट होगा तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको ये फिर अदरवाइज जो भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूँगी। सो टेक केयर, थैंक यू।